देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु। जैसे जैसे परीक्षा पास आ रही है वैसे वैसे परीक्षा की तैयारियां भी पूरी हो रही है। वहीं बच्चे भी अपनी परीक्षा को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। बोर्ड परीक्षा को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग अब परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा किसी भी व्यक्ति के स्टूडेंट लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन परीक्षा परिणामों को लेकर बच्चे और उनके अभिभावकों में खासी चिंता देखी जा सकती है। यहाँ केवल बच्चों और अभिभावकों जिक्र में नहीं करूंगी, यहाँ मैं उन शिक्षकों का भी जिक्र करूंगी जो उन्हें पढ़ाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये उनकी भी परीक्षा का समय होता है, क्योंकि वो भी पूरे वर्ष बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उन बच्चों का रिजल्ट कैसा होता है। और वही प्रेशर जो बच्चों पर रहता है, बच्चों के अभिभावकों पर रहता है, वही प्रेशर शिक्षकों पर भी रहता है। उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को कितना याद है। उनके ऊपर ये भी प्रेशर रहता है कि बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं मानते हैं कि बिना टेंशन परीक्षा देकर अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे वक्त में बच्चों के साथ साथ अहम भूमिका अभिभावकों की होती है। अक्सर तनाव में बच्चे कम से कम समय में बेहतर तैयारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तनाव के चलते वो उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। जैसे जैसे परीक्षा का समय पास आता है वैसे वैसे बच्चों के दिमाग में प्रेशर बढ़ता जाता है। बच्चों के दिमाग में चलता है कि ये भी सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को पूरी तरह से पढ़ना है। और उसी चक्कर में कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो उनके दिमाग में चलता है कि हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। और उस विचार को ध्यान में रखते हुए बच्चे कुछ नया खोल कर पढ़ने बैठ जाते हैं। और कई बार वो नया उतना हितकर नहीं होता उन बच्चों के लिए जो वो खोल कर बैठते हैं। इसलिए कई बार एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अब तक जितना बच्चों ने पढ़ा है उसी पढ़े हुए को बार बार रिवाइज किया जाए, और बार बार रिवाइज करने से वो बेहतर तरीके से बच्चों को याद हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी सलाह दी जाती है कि कुछ नया पढ़ने से बेहतर है उसी पुराने को बार बार रिपीट किया जाए, जिससे कि बच्चों की पकड़ उस सब्जेक्ट पे मजबूत हो सके। दूसरी ओर देखा जाता है अक्सर कि बच्चों से ज्यादा उनके अभिभावक तनाव में रहते हैं और उस तनाव के चलते वो बच्चों पर लगातार प्रेशर बनाते हैं कि पढ़ने बैठ। कई बार ऐसा होता है कि उनका ये कहना बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बच्चे उस प्रेशर को दिमाग पर ले लेते हैं और उस तनाव के चलते जो बच्चों को याद होता है बच्चे वो भी भूल जाते हैं। कहा जाता है कि शांत मन से पढ़ाई करें, और शांत मन से पढ़ाई करने से जितना भी आपने याद किया है वो याद रहता है। विषय की तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाते हैं। पढ़ाई के समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है और समय का मैनेजमेंट करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि एक बार हमने हमारे इससे पहले वाले कार्यक्रम में बताया था आपको कि समय मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और समय मैनेजमेंट ऐसी चीज है जिससे बच्चे कमजोर से कमजोर विषय पर बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना सकते हैं। दूसरा कहा जाता है कि विषयवार तैयारी। आपको लगता है कि जो विषय आपका कमजोर है आप उस पर थोड़ी अधिक मेहनत करें। उससे क्या होगा, वो सब्जेक्ट आपका थोड़ा बेटर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो कमजोर सब्जेक्ट होता है जिससे हम अधिकतर घबराते हैं और उसी को लगातार पढ़ते रहते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। इसलिए कहा भी जाता है कि जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दिया जाए। नोट्स बनाकर कम समय में, नोट्स भी ऐसे बनाए जाए जिन्हें आप कम समय में बार बार दोहरा सके। ऐसे नोट्स बनाने की जरूरत है। कई बार क्या होता है बच्चे बहुत सारे नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाने के साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े नोट्स बना लेते हैं कि वो लगातार उन्हें पढ़ नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि नोट्स छोटे छोटे बनाएं जिससे वो बार बार पढ़ सके। इसके अलावा किताबों का भी विशेषकर ध्यान रखें। सारी किताबों से नहीं पढ़ना है, वो एक किताब फिक्स करें और उसी से पढ़ाई करें, क्योंकि एक ही विषय की जानकारी अलग अलग तरीके से दी जाती है। और इसी विषय पर आज विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, करियर काउंसलर। प्रशांत जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी धर्मिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं पर बात कर रहे हैं। परीक्षाओं से पहले क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए, और जैसा कि इससे पहले आपकी और हमारी चर्चा हुई थी तो आपने बच्चों को बहुत सारे सलाह दी थी, उनके माता पिताओं को बहुत सारी सलाह दी थी। अभी एग्जाम में मात्र कुछ समय बचा है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप बच्चों को बताएं कि एग्जाम से पहले क्या क्या तैयारियां की जा सकती है। बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा है। बोर्ड की परीक्षाएं 5-6 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं, कक्षा 10वीं की 12वीं की, जिसमें बच्चा दिखे निश्चित रूप से तनाव में है कि कैसे करना है
और हम आज विधिवत आपसे इसमें विषय पे पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे कि वो कैसे है अपना तनाव कम करके परीक्षा दे सकते हैं। इसमें पहला बिंदु ये रहेगा कि अब उन्हें पढ़ाई कैसे करनी है। बिल्कुल। तो उनको पढ़ाई के लिए सिर्फ किसी भी नए विषय को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, किसी भी अफवाह में नहीं आना है कि ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट में आते हैं, 4 सेट में आते हैं और 4 सेट में यहाँ से आपको कोई भी सेट मिल सकता है। तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि नहीं क्वेश्चन यही आना है, तो ये अफवाह होती है और ख़ासतौर से परीक्षा के समय ये डाल दी जाती है। तो बच्चे बिल्कुल इससे टोटल अफवाह से अलग रहें और इसमें वे सुनिश्चित करें कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं सिर्फ उसी का रिवीजन करें और रिवीजन भी पॉइंट वाइज रिवीजन करें, क्योंकि वो विस्तृत रिवीजन तो ऑलरेडी उस चीज़ में लिखने की क्षमता रखते हैं सभी बच्चे और एलेबोरेट करके उसको लिख देते हैं। तो इसलिए विषयवार तैयारी करें और विषयवार तैयारी पॉइंट के रूप में करें और पॉइंट के रूप में ही उसको वहां पे लिखें। इसमें किसी भी प्रकार की तनाव की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज आती है कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा जहां पे भी उनका स्टडी टेबल है वो वातावरण खुला रहे, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन वहां पर मिलती रहे, जिससे किसी भी प्रकार में ऑक्सीजन की कमी ना होने से उनको नींद नहीं आना चाहिए उतनी। और आपको एक चीज और बता दूं कि एक बच्चे को 6 से 7 घंटा अवश्य सोना चाहिए। किसी भी प्रेशर में ऐसा ना रहे कि बच्चा रात भर जाग रहा है और अननेसेसरी किसी भी प्रकार का टेंशन ले रहा है, तो उसमें बच्चे को भरपूर नींद लें ताकि जब वो फ्रेश माइंड से दूसरे दिन अपनी दिन की शुरुआत करे तो अच्छी तरह से उसको रिवाइज कर सके और उसको वो चीज याद रख सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि एक तो आपने ये बताया कि बच्चों को कहाँ बैठना चाहिए और नए सब्जेक्ट की बिल्कुल भी इस बार जैसे बच्चों का होता भी है कि हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न आ जाए और वो नया सब्जेक्ट या नया पढ़ने के लिए बैठ जाता है इस जल्दी में कि कहीं ये क्वेश्चन आ गया और हम नहीं लिख पाए। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छा बताया कि नए प्रश्नों को नहीं देखना है, जो पुराना पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। आपसे जानना चाहूंगी प्रशांत जी की इस बार बैठक की क्या व्यवस्था होने वाली है और बच्चों को एग्जाम से पहले और क्या क्या अलर्टनेस रखनी चाहिए? देखिए इस बार थोड़ा सा बैठक व्यवस्था में चेंज हुआ है जी। और आपको ये भी बता दूं कि इस बार प्रश्न पत्र जो आएंगे उसमें 20-20 के बंडल के रूप में आ रहे हैं। वो एक बड़े बंडल के रूप में होंगे जो कि केंद्राध्यक्ष के पास पहुंचेगा और उसमें छोटे छोटे जो बंडल्स होंगे उनमें 20-20 होंगे। बैठक व्यवस्था भी हमारे स्कूलों में उसी हिसाब से रखी गई है कि अगर छोटा कक्ष है तो उसमें 20 स्टूडेंट्स बैठेंगे और बड़ा कक्ष है तो 20 के गुणक में ही वो बैठेंगे। और जो बंडल छोटा बंडल आएगा जिसमें 20 प्रश्न पत्र होंगे, उन 20 प्रश्न पत्रों में से इस प्रकार से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि बच्चों के सामने ही वो खुले बंडल पूरा। और हो सकता है कि बच्चों के सामने जब बंडल खुलता है तो 2-4 हमें कम से कम एक बच्चे को उसमें 15 मिनट पहले अगर वो क्लासरूम में पहुंच जाता है तो वो उससे फेमिलियर हो जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें किसी प्रकार का बच्चे को परेशानी ना हो तो वो थोड़ा सा समय से पहले वहां पर पहुंचे। दूसरी चीज ये आती है कि अगर किसी भी कक्षा के अंदर आप अगर बैठे हैं तो बैठक व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि आप आपस में जो आजू बाजू में बैठे रहते हैं बच्चे, तो उनका किसी भी प्रकार से जो सेट है वो मैच नहीं होगा। उसके सराउंडिंग चारों ओर बच्चे के किसी प्रकार का मेंशन नहीं होगा कि क्या उसको वो देख सके या दूसरे का लिख सके। तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको जो आपके प्रश्न पत्र में आ रहा है आपको वही लिखना है, वही देखना है। दूसरे के जो छात्र है उनका सेट टोटल अलग रहेगा। बिल्कुल ही मिसमैच इस प्रकार से ABCD को बांटा गया है और इसी प्रकार से उसकी बैठक व्यवस्था की गई है कि हमारा प्रश्न पत्र आजू बाजू के छात्रों से ना मैच करे। तो बच्चे इस चीज में विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, मतलब ये माना जा सकता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तरह होगा कि आप पास वाले की कॉपी में अगर देख भी लेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बच्चे जो हैं वो जो हमारा सेंटर है उनका परीक्षा केंद्र है, तो निश्चित ही रूप से सभी परीक्षा केंद्र जो है जिस विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं उनसे अन्यंत्र कहीं जगह वो सेंटर मिलता है उनको। बच्चे उस सेंटर को जानते नहीं हैं, तो अगर संभव हो सके तो अभिभावक एक दिन पहले उस सेंटर तक बच्चे को ले जाएं, उसका रास्ता देख लें। और रास्ते में कई बार ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था होती है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ट्रैफिक में
कौन कहाँ कब कहाँ फंस जाए। तो आपने अगर रूट देखा होगा तो आप अधिक कम समय में पहुंच जाएंगे और आप शॉर्टकट रूप से भी अपना के पहुंच जाएंगे। और कई बार जब सेंटर नहीं देखा होता है तो अभिभावक और बच्चे वो देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं सेंटर कहाँ है, कई लोगों से पूछते हैं और घबराहट होती है। तो घबराहट में बच्चे जो याद करते हैं वो कई बार भूल जाते हैं। तो अभिभावकों को सलाह है कि कम से कम एक दिन पहले एक बार वो परीक्षा सेंटर को जरूर विजिट कर लें। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि समय है तो पहले जब सेंटर पता चल गया कि कहाँ हमें एग्जाम देने जाना है तो उस जगह पर एक बार जाकर चेक करके आ जाए कि रास्ता कैसा है। क्योंकि एग्जाम के दिन, बहुत सही बात कही कि आपने, जब एग्जाम के दिन जाते हैं बच्चे और कई बार रास्ता नहीं मिलता है तो वो प्रेशर जो होता है कि समय पर पहुंचेंगे या नहीं, पेपर दे पाएंगे नहीं, वो सारी टेंशन बच्चों के दिमाग पर हावी हो जाती है और जो याद होता है बच्चे वो भी भूल जाते हैं। इसके अलावा प्रशांत जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि और क्या बच्चों को सलाह देना चाहेंगे आपके एग्जाम में कितनी देर पहले पहुंचना है? देखिए, मेरा है कि आप कम से कम 20 मिनट पहले अपने एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं, क्योंकि परीक्षा जो कॉपी होती है उनको 15 मिनट पहले मिल जाती है। बिल्कुल। और उसमें उनको जो भी रोल नंबर या जो पूर्ति करनी पड़ती है उसमें लिखना पड़ता है, उसको लिख के बैठ जाएं। क्योंकि इस बार मैंने बताया कि प्रश्न पत्र का बंडल है वो बच्चों के सामने ही खुलेगा। हो सकता है किसी बच्चे को उस पर बंडल ओपन करते समय साइन वगैरह भी उसमें होता है। अच्छा, इस बार एक और व्यवस्था की गई है कि किसी भी बच्चे को कोई बच्चा हो या कोई टीचर हो या केंद्राध्यक्ष हो, किसी को भी मोबाइल रखने की परमिशन उस सेंटर में नहीं है। सिर्फ जो कलेक्टर प्रतिनिधि इस बार सभी स्कूलों में जो निरीक्षक के रूप में रहेंगे, सिर्फ कलेक्टर प्रतिनिधि ही मोबाइल रख सकेगा, क्योंकि उसको एक एप्लीकेशन में सारी जानकारियां समय समय पे मेन सेंटर को, कंट्रोल सेंटर उसको देनी होंगी। तो किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन सभी वर्जित हैं। तो बच्चे ना तो घर से ले जाएं, अन्यथा ऐसी बात आ जाती है कि उन्होंने परीक्षा टीचर्स के पास जमा कर दिया फोन और बाद में अगर वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, उसी के डर से वो पूरा चिंता सताती रहती है और वो कोई आया हुआ भी कहीं भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज में विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारा परीक्षा सेंटर के ऊपर वो कम से कम 20 मिनट पहले जरूर पहुंचे। वहां पे बहुत सही बात कही आपने कि परीक्षा सेंटर पर 20 मिनट पहले। और ये जो मोबाइल फोन की आपने बात कही कि मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, क्या इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नकल पर भी रोक लगाई जा सके? बिल्कुल, इसका मुख्य कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि वो वे कहीं पे भी हो सकता है, वो टीचर के थ्रू भी हो सकता है, पर्यवेक्षक के थ्रू भी हो सकता है। तो इस बार टोटली रूप से शासन के द्वारा बिल्कुल मोबाइल जोन बिल्कुल बंद ही कर दिया गया है कि किसी के पास भी नहीं रहेगा। इनफैक्ट केंद्राध्यक्ष के पास भी नहीं रहेगा। तो बच्चे घर से ना ले जाएं, ना माता पिता। कई लोग ले जाते हैं मोबाइल के, हमारा बच्चा को रास्ता दिखाने के लिए, या वो पेपर हॉल से जब छूटता है तो वो कहीं गुम ना हो जाए। तो इस चक्कर में कई अभिभावक दे देते हैं। तो अभिभावकों को मेरा ये सलाह है कि जब वो परीक्षा केंद्र एक दिन पहले अगर विजिट करते हैं तो उसको एक निर्धारित जगह बता दें कि आपको परीक्षा होने के बाद में इस जगह आप मिल जाना, जिससे कि उनका अभिभावकों को किसी प्रकार से अपने बच्चों को ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी और बच्चा भी परेशान नहीं होगा। तो इसमें ये बहुत ही फायदेमंद है कि आप अपना परीक्षा सेंटर एक दिन पहले विजिट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात करी कि परीक्षा सेंटर एक दिन पहले विजिट कर लें। लेकिन एक चीज और यहाँ देखने में, जैसे कि आपने कहा कि इस बार जो प्रश्न पत्र बच्चों के आने वाले वो बच्चों के सामने ही खोले जाएंगे। कैसे ये भी समझा जा सकता है कि जिस तरह से एग्जाम के ठीक पहले लगातार खबरें आ रही है कि कुछ सोशल साइट पर ग्रुप्स बने हुए, बच्चों के पेपर लीक करने की बातें सामने आ रही, बच्चे कई बार भ्रम में आकर उन ग्रुप से कांटेक्ट कर लेते हैं, कई बार अपनी राशि भी गवा चुके होते हैं और उनमें दावा किया जाता है कि आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा और यही के यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्या ये एक तरह से उसको भी रोकने की कोशिश की गई है कि इस बार जो पेपर है वहीं के वहीं खुलेंगे, तो आप इन भ्रम में ना आए? बिल्कुल भी इस भ्रम में ना आए। आपको बता दूं, ये फिशिंग होती है और फिशिंग वो किसी भी तरह की फिशिंग हो सकती है। आपको व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए मिथ्या जानकारी देकर ये फिशिंग की जाती है कि आपको आपके पैसे के रिगार्डिंग में की जाती है। आपका ध्यान भटकाने के लिए भी ये सारी चीजें की जाती हैं। तो कुछ हैकर्स होते हैं, इस चीज को करते हैं। तो इसको रोकने के लिए सारी व्यवस्था की गई है कि किसी प्रकार से पेपर लीक की संभावना ना हो। दूसरी चीज मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि बच्चे इस समय जब परीक्षा का समय निकट है तो हल्का खाना और सुपाच्य खाना लें। बिल्कुल, किसी प्रकार से गरिष्ठ खाने में बच्चों को ना दें। अधिकतर जो जंक फूड से बच्चे टोटल दूर रखें, क्योंकि अगर जंक फूड लेते हैं तो उनको हो सकता है पेट संबंधी कोई शिकायत परेशानी आ सकती है और इसमें उनका बच्चों का नुकसान हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का जंक फूड बच्चों को ना खिलाएं, घर में ताजा भोजन खिलाएं और हल्का भोजन खिलाएं।
और उनको एक और बात थोड़ा सा फॉलो करें घर के अंदर कि हर हालत में आप लोग 6:30 से 7 बजे तक खाना अपना खा लें, शाम का खाना, और खाना जो है वो हल्के रूप में खाएं, कम खाएं। भूख जितनी भूख है उससे वो 1 रोटी कम खाएं, तो बच्चे का पढ़ने में कंसंट्रेशन अधिक हो सकेगा और उसको किसी भी प्रकार की जो घबराहट और परेशानी होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है कई बच्चों का, इससे उनको छुटकारा मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि अल्पाहार लेना है और जंक फूड नहीं खाना। लेकिन कई बार प्रसाद जी एक चीज और देखने में आती है कि बच्चे जब प्रेशर में रहते हैं, एग्जाम का प्रेशर रहता है, और खासकर बोर्ड एग्जाम ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर बोर्ड एग्जाम का फोबिया है। नॉर्मल एग्जाम का उतना फोबिया देखने को नहीं मिलता जितना बोर्ड एग्जाम का बच्चों के अंदर फोबिया दिखने का मिलता है। इसका क्या कुछ खास कारण है? बिल्कुल भी इसका देखिए, फोबिया होना बहुत ही स्वाभाविक बात है कि आपको किसी भी वर्क जो आप करते हैं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से वो सिस्टमेटिक धर से, जैसे आपने समय प्रबंधन की बात शुरुआत में आप कर रहे थे कि अगर आपने समय प्रबंधन प्रॉपर तरीके से नहीं किया हुआ है तो ये बिल्कुल डर लगना स्वाभाविक है। और इसी डर को हल करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उस आप हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन करके आप बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप अगर हेल्पलाइन नंबर नोट करना चाहें तो हेल्पलाइन नंबर है 1800-233-0175। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1800-233-0175। आप इस नंबर पर भी फ़ोन करके अपनी मदद ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई आपको अफवाह मिलती है, तो इसमें भी आपको बड़ी राहत मिलेगी और उचित सलाह आपको दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये सलाह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और इस पर सलाह मिल सकती है। एक चीज़ और जानना चाहूंगी यहाँ पे कि बोर्ड एग्जाम्स और जो नॉर्मल एग्जाम्स होती है बच्चों की, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम ताकि बच्चों के ऊपर छोटे छोटे प्रेशर रहे तो भविष्य में उन्हें अच्छी शिक्षा लेने में सहायता करे? ऐसा कुछ कनेक्शन है इन चीज़ों से? ये आपने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि बोर्ड एग्जाम और नॉर्मल एग्जाम में क्या है, और इसमें आपने आंसर भी उस चीज़ का दे दिया है कि ये इसलिए रखा जाता है कि बच्चे थोड़ा सा प्रेशर लेना सीखें, हल्का हल्का सा प्रेशर लें। किसकी जब जीवन हमारा चलता है तो उसमें कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, तो उस कठिनाइयों में हमें कैसे धैर्य रखना है, कैसे उन कठिनाइयों से हमें लड़ना है और कैसे उनसे हमें कठिनाइयों से जीत के आगे निकलना है और सक्सेस होना है और एक नए भारत का निर्माण करना है। तो इसके लिए बचपन से ही अगर छोटे छोटे टास्क होते हैं, हम उसको टास्क को एकदम चैलेंज के रूप में अगर एक्सेप्ट करके चलते हैं तो हम निश्चित रूप से अगर उचित प्रबंधन भी सीखते हैं और अपने अंदर जो डिप्रेशन की भावना होती है बच्चों के अंदर, वो कभी नहीं आती है। इसलिए इन थोड़ा सा बोर्ड की परीक्षाओं में एक नाम देके थोड़ा सा बच्चों को आगे के लिए उनकी जो समस्याएं होती हैं, जो आम जीवन में भी चैलेंजेस आते हैं, उनको वो कैसे हल करें, उसकी एक प्रकार से एक शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल, मतलब छोटे छोटे चैलेंज देकर बच्चे को मजबूत बनाने की तैयारी शुरुआत से कर दी जाती है जी। यहाँ पर आप बच्चों के अभिभावकों को, बच्चों को और शिक्षकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों के अभिभावकों को मेरी सलाह ये है कि जो परिवार में माहौल बनाएं तो वो अच्छा खुशनुमा माहौल बनाएं, किसी भी प्रकार से तनावग्रस्त मोबाइल ना बनाएं। अभिभावक आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा या कुछ ऐसी परिस्थिति ना निर्माण करें जो कि तनावग्रस्त परिस्थितियां हों। बच्चों को किसी भी प्रकार से अब ऐसी अवस्था आ गई है कि ज्यादा अधिक टोकें टाकें ना, बिल्कुल भी। वो जितना पढ़ रहे हैं उस पर आप ध्यान रखें कि वो पढ़ रहे हैं, उनको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं, उनसे आप नॉर्मल वे में बात करें। पढ़ाई के विषय में उनसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस ना पूछें कि वो उसमें उनको क्या इसका आंसर आता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चा जब क्वेश्चन पूछता जाता है, हो सकता है अगर किसी कारण से बच्चे पर प्रश्न नहीं आता है तो बच्चा एकदम से डिप्रेशन में आ जाता है और जितना उसने किया हुआ वो भी भूल जाता है। तो अभिभावक ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज कि बच्चे के जो रूम है जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है उसके दरवाजे हमेशा खुले रखें।
वो दरवाजे को बंद करके पढ़ाई ना करने दें, ताकि सभी का जो माहौल है और कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में आके गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो हम उससे भी बचे होते हैं। अगर बच्चा एकांत में ना पड़े, हम उसको समय समय पर ऑब्जर्व करते रहें और उसको सोशल मीडिया से बच्चे को दूर रखें। किसी प्रकार की अगर कोई घटना या दुर्घटना ऐसी कोई न्यूज आती है तो बच्चे तक ना पहुंचने दें और उसको खुशनुमा माहौल में दें। आपको मैं एक और बताना चाहता हूं कि परीक्षा में अंक आना उसकी क्वालिटी क्या कोई मेजरमेंट या कोई माप नहीं है। बिल्कुल। बच्चा सभी अच्छे अपने अपनी विधा में विद्वान होते हैं और अपनी अपनी दिशा में वो जाते हैं, तभी ये संसार सृष्टि चलती है। अगर कोई आईपीएस बनता है तो कोई टीचर भी बनता है, अगर सारे आईपीएस आईएएस बन जाएंगे तो टीचिंग वाला काम करे। तो बच्चा अपनी राह कैसे दिखाता बनानी है, उसके लिए शिक्षा आवश्यक है और उसके जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस बच्चे को मिलना चाहिए, जो कि समय समय पर जो उनका एजुकेशन सिस्टम है इस चैलेंज को प्रॉपर तरीके से बच्चों तक देते हैं। तो माँ बाप कभी भी तुलनात्मक अध्ययन ना करें और उसके अंक को लेकर कभी भी बच्चों से सवाल नहीं करें कि नहीं आपको तो 98% ही लाना है, 100% ही लाना है। इस प्रकार का दबाव ना डालें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बच्चों को जो है माता पिता के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि माता पिता उनके ऊपर प्रेशर बनाए। एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी, एक जो दही शक्कर वाला जो लॉजिक है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे आप? बिल्कुल। हमारे कुछ लोगों ने ऐसा बना के किया है जी। कि इसका मुझे ऐसा एक दोहा भी याद आता है कि शायद मैं कहीं पे मिस कर रहा हूँ उसको, कि बुद्धे धना बृहस्पतिराई शुक्र कहे मोहि दही सुहाई। ऐसे अगर कुछ में होता है जैसे कि रविवार को पान खाने का है ट्रेंड, सोमवार को दर्पण में मुंह देखने का ट्रेंड है इस चीज में, और मंगलवार को गुड़ खाने का है, बुधवार को धनिया खाने का है, बृहस्पतिवार को राई के लिए बोले जाते हैं, शुक्रवार को दही के लिए बोला जाता है और शनिवार के लिए अदरक का बोला जाता है। तो बिल्कुल अगर उस चीज़ में है तो आप संतुष्ट रहें। आपको अगर लगता है कि आप इससे आपको याददाश्त बढ़ती है तो बिल्कुल लें, किसी प्रकार का इसमें नहीं है। और जो नहीं मानते हैं उनको नहीं भी है, बट ये है कि समय प्रबंधन आवश्यक है। तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करें, खुशनुमा माहौल दें, उनको किसी भी प्रकार के तनाव में ना रहने दें, बच्चों को किसी भी प्रकार की अब रोका टोकी ना करें। बच्चों को ये सलाह दी जाती है कि बच्चे यूज्ड पेन लेके जाएं, जो कि जिससे वो लिखते आ रहे हैं, नया पेन वो यूज ना करें बच्चे वहां पे। और इसमें एक थोड़ी सी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को अगर अच्छा अंक लाना है तो अगर उनको टिप्स भी आपको देना चाहते हैं तो आप उनको विषयवार टिप्स दे सकते हैं। अगर हिंदी का पेपर है तो उसमें बच्चे की प्रॉपर तरीके से मात्राएं में वो गलती ना करें जी। जहाँ पे फुल स्टॉप आना है फुल स्टॉप लगाए, छोटी ऊ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या जो मात्राओं में गड़बड़ होती है तो उसमें विषय के बच्चों के कई नंबर कट जाते हैं। कई बच्चे बोलते हैं मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पैराग्राफ कब चेंज करना है इसके बारे में बताएं। अगर मैथमेटिक्स में बच्चे को अगर करने हैं तो उसमें जो प्लस माइनस वो लगाता है तो कई बार उससे सिली मिस्टेक होती है और प्लस माइनस की जगह या तो वो खुद भी इतना छोटा छोटा लिखता है कि उसको समझ में नहीं आता है प्लस या माइनस है, तो अपनी बुद्धि के अनुसार वो उसको प्लस माइनस कर देता हो, कभी कभी आंसर गलत आ जाता है। तो इस चीज में भी विशेष ध्यान रखें। दूसरा आता है कि आपके साइंस के रूप में कि जो डायग्राम्स हैं साइंस के वो प्रॉपर तरीके से बड़े डायग्राम बनाएं। कई बच्चों को देखा जाता है उन्होंने छोटे छोटे डायग्राम्स उसमें बना दिए हैं। अब जो परीक्षा में जो जांच अधिकारी होता है, टीचर होता है, तो उतने उसको समझ में नहीं आता, तो जितना उसको मार्क्स मिलना चाहिए थे वो मिलते नहीं है। दूसरी चीज गलती करते हैं बच्चे कि डायग्राम बनाने के बाद उसकी लेबलिंग नहीं करते हैं, उस पर डालते नहीं है कि ये क्या पार्ट है उस चीज में। तो आपको सलाह दी जाती है साइंस में जो भी आप चित्र बनाएं तो उसकी लेबलिंग जरूर कर रहे हैं उस चित्र की, और चित्र बड़ा बनाएं। आपको भरपूर कापियां सप्लीमेंट्री कापी मिलेंगी, किसी भी प्रकार का ऐसा उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि बच्चा एक ही सप्लीमेंट्री लेता है या सकता है 5 सप्लीमेंट्री ले। आपकी अगर क्षमता जितनी सप्लीमेंट्री लेने की आप उतनी सप्लीमेंट्री लें, और जितना डिमांड की गई है उसमें शब्दों में जो लिखने के लिए कि जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसको 30 शब्द में पूरा करें, लघुत्तरीय प्रश्न को आप 75 शब्दों में पूरा करें,
और आपको अगर किसी प्रकार का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो आपको 150 शब्दों में उसको पूरा करना है, और निबंधात्मक प्रश्न आता है तो उसको 250 शब्दों तक लेना है। तो ऐसा अगर आप समाज योजना सही तरीके से करके चलेंगे तो निश्चित ही आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, और आप जो है अपने आप में आपको जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो तनाव से दूर होगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें कि जब एसएसटी की आपने अपने सभी सब्जेक्ट की बात की, एसएसटी मैंने छोड़ दिया था उस चीज में, तो एसएसटी में आप जो नाम लिखे जाते हैं किसी भी पर्सन के, जो है जो हीरोज होता है उसका जो नाम है, कई बार बच्चे वो गलत लिख देते हैं, और जो सन वगैरह होता है वो गलत डाल देते हैं। तो इसमें विशेष ध्यान रखें कि हम जो भी लिखें नाम या सन हम लिख रहे हैं, क्योंकि विशेषतः जो चेक करने वाला होता है इन्हीं खास 2 चीजों पे उसका कंसंट्रेशन होता है कि बच्चे ने इसमें गलती तो नहीं की, और अधिकांश गलतियां उसी में पाई जाती हैं। तो अगर बच्चे इस प्रकार से अगर थोड़ी सी इस चीज में विषयों को, हमारी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही बेहतर उनको अंक मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी रोचक जानकारियां बच्चों को दी है परीक्षा को लेकर, सभी जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परीक्षा जब करीब आ जाती है तो विद्यार्थी जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा समझने लगते हैं। कुछ विद्यार्थियों को तो डर इतना सताता है कि वे पूरी पूरी रात जाग कर पढ़ते हैं। परीक्षा जब नजदीक हो तो जैसा कि हमारे प्रशांत जी ने भी बताया कि स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद भी लेना जरूरी है, और परीक्षा के दौरान इस तरह पढ़ाई न करें कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। कम अंक हमें हताश होने के लिए नहीं बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।